नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयार है और इस तैयारी को लेकर हम बात करेंगे न्यूज रूम में पत्रकारों से कि 122 सीटों पर क्या है चुनाव का हाल, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहा है कि किसकी आएगी सरकार। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इस 122 सीट पर। 121 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब 122 सीटों पर कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही घंटा, ये घंटा जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशियों के लिए। आज की रात जिसको कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कई प्रत्याशियों के लिए यह स्थिति होगी। आज बहुत कुछ सोचेंगे हम, न्यूज रूम में बात करेंगे। हमारे साथ अमीश तर है। अमीश तर, 122 सीटों पर वोटिंग, पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद तमाम सारे विश्लेषण सामने आए। कोई महागठबंधन की सरकार बना रहा है, कोई एनडीए की सरकार बना रहा है, कोई कह रहा नहीं भैया हंग असेंबली हो जाएगा। आपकी नजर में इन 122 सीटों का समीकरण क्या कहता है? पहली टिप्पणी की बिहार में चुनाव कैसे चल रहा है, ये बताइए। देखिए, जब बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ उसी समय से पता था कि बिहार एक पॉपुलर चुनाव का माहौल बना कर देगा और वैसा ही हो भी रहा है। पहले चरण के चुनाव में जब 65% का मतदान हुआ तो उसी समय पता चल गया कि बिहार एक ऐसे चुनावी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है जो सही मायनों में चौंकाऊ होने वाले हैं। कोई सेफोलॉजिस्ट इस बात के लिए नहीं तैयार था कि बिहार का 57% का जो पिछला रिकॉर्ड था, 56-57%, वो बढ़कर 65% के आसपास पहुंच जाएगा और अभी दूसरा चरण बाकी है। जबकि अब कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि 65 को 70 भी बनाया जा सकता है। ये तो हो गए चुनावी परिदृश्य की बात। और रोज के बयान, कभी नीतीश कुमार को लेके, कभी तेजस्वी यादव को लेके, कभी लालू यादव को लेके, जो रोज क्या के राजनीतिक बयानबाजियाँ चल रही, वो तो चुनाव में रोचकता को बढ़ा ही रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि 122 सीटों पर अब जब चुनाव होने जाएगा, कल वोटिंग होगी, तो उसकी दिशा क्या है? देखिए, पहले चरण में महागठबंधन को एज रहा, ये महागठबंधन के नेताओं का दावा है। एनडीए को एज रहा है, ये एनडीए के नेताओं का दावा है। लेकिन एक बात तो तय है कि दूसरा चरण जो जातिगत समीकरण बन रहा है ना, ये महागठबंधन के लिए एज वाले हैं। इसमें इसी चरण में मुकेश सहनी की ताकत का अंदाज़ा लगने वाला है, क्योंकि ये पूरा इस चरण में जो सीटें आएंगी उसमें मलाह वोटों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आईपी गुप्ता के ताती ततिया पान समाज का भी इसमें ताकत का अंदाज़ा होगा। इसी में सीमांचल है, वो सीमांचल जो पिछली बार राजद के लिए और कांग्रेस के लिए खराब गया, क्योंकि वहाँ एआईएमआईएम से ओवैसी जी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर दिया और त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा बनाया कि एनडीए लीड कर गया सीमांचल में। मेरा ऐसा मानना है कि मगध तो जो स्ट्रांग होल्ड है राजद का और महागठबंधन का, वो बना रहेगा। एड ऑन करेगा सीमांचल, क्योंकि इस बार ना कोई बंटवारा नहीं है वोटों में, खास करके मुसलमान वोट और यादव वोट की अब बात करेंगे तो। बाकी जातियों में बंटवारा हो सकता है प्रशांत किशोर के एंट्री की वजह से, लेकिन ये दोनों जातियाँ जिसे एमवाई कहते हैं, जिसकी तोहमत तेजस्वी यादव और लालू यादव पर लगाई जाती है, वही तोहमत आज उनके लिए विनिंग फैक्टर का काम करने जा रही है। मुझे ऐसा मानना है कि सीमांचल जो पिछली बार खराब गया था, वो भी इस बार महागठबंधन के फेवर में जाएगा। तो चूंकि सर ने मुकेश सहनी का जिक्र किया, 33 से 34 सीटें कहा यह जा रहा है कि प्रभाव वाला है, जहां पर सहनी समाज के वोटर ठीक ठाक प्रभाव डाल सकते हैं। इन सब के बीच देखिए, खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मुकेश सहनी को सफाई देनी पड़ती है। इधर मोहन सर से हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव के बीच हर बार मुकेश सहनी को सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ती है। भाई हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर है दोनों गठबंधन के लिए, और 122 सीटों का समीकरण क्या कुछ कहता है? दोनों सवाल। देखिए, मुकेश सहनी की बात करें तो वो फैक्टर तो रहे हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में सिर्फ 12,000 मतों से महागठबंधन चुनाव हारा था, और अगर मुकेश सहनी उस तरफ होते, अगर 2% वोट भी वो ट्रांसफ़र कराते तो महागठबंधन जीत रही होती। कई सारे क्षेत्र थे जिसमें सिर्फ मुकेश सहनी का फैक्टर ही काम चल। इस बार दिक्कत ये हुई है उनके साथ कि आखिरी समय में सीट शेयरिंग हुई, उनकी कई सारी सीट फंस गई और थोड़े उनके वोटरों में नाराज़गी भी रही, क्योंकि कुछ सीटों पर उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उस वजह से उनके मल्लाह वोटर नाराज़ हुए। और बीजेपी ने कहे तो मल्लाह वोटरों को साधने के लिए अपना पूरा तंत्र वहाँ उतारा हुआ है, चाहे अजय निषाद की वापसी हो या फिर हम बात करें जो वहाँ से मंत्री हैं वो लगातार वहाँ काम कर रहे थे, तो इससे उन्हें
कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकेश सहनी थोड़े फंस से गए थे, और जब बार बार ये खबर चलने लगी तो निराशा हाथ लगी, क्योंकि चुनाव से एक दिन पहले अगर ये खबर आने लगे कि ये चुनाव जीतने के बाद एनडीए में चले जाएंगे तो डर तो रहता ही है कि उनके वोटर छिटक ना जाए। तो इस वजह से वो परेशान थे कि कैसे सोशल मीडिया पर ये चर्चा आई। हालांकि उन्होंने फिर जो बिहार तक को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने साफ किया है कि इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है, मैंने शपथ ली है कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। खैर अब देखिए कि उसमें होता क्या है। हालांकि जो अभी तक फील्ड से रिपोर्ट आई है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। खैर इससे अलग जो 122 सीटों पर, जो आप दूसरा सवाल कर रहे थे कि 122 सीटों पर चुनाव है उसमें क्या हो रहा है, देखिए इस 122 सीटों पर एनडीए को 2020 में एज मिली थी, एनडीए यहाँ पर एज में थी, और इस बार के चुनाव में फिर से जो कहा जा रहा था कि सीमांचल में ओवैसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, ओवैसी को लेकर इस बार वोटर नाराज़ हैं। लेकिन जो भी अपने पास पब्लिक ओपिनियन आए या फिर उनकी सभाओं से जो बातचीत की गई है, उन बातचीत के आधार पर अगर देखा जाए तो ये तो अब लग रहा है कि जो ओवैसी फैक्टर आज से 15 दिन पहले तक नहीं दिखता था, वो ओवैसी फैक्टर आखिरी 3 दिनों में ज़बरदस्त दिखता है। उनकी सभाओं में आई हुई भीड़, लोगों की बातचीत ये कहती है कि सीमांचल में अभी भी ओवैसी फैक्टर हैं। अगर वहाँ पर ओवैसी फैक्टर हैं तो एक बार फिर से वो आरजेडी का खेल ख़राब कर सकते हैं। मतलब थोड़ा वहाँ जेडीयू को हमें लगता है कि एज मिल सकती है। वहीं से अगर आप आगे बढ़े, आप अंग के क्षेत्र में आए, भागलपुर, जमुई, बांका, इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे गया की सीटें हैं, गया की सीटों में हम पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, कुछ सीटों पर एलजेपीआर ने उम्मीदवार उतारा हुआ है। वहीं वहाँ पर ज़्यादा सीटें कांग्रेस और सीपीआईएम और एमएल और कांग्रेस के पास है। मैंने ये तीनों गठबंधन में आरजेडी के पास सीटें उस अनुपात में कम है। वहाँ अगर देखें तो वहाँ बहुत सीधी फाइट दिखती है कि वहाँ मुकाबला हो सकता है। और एक और फैक्टर है जो इस क्षेत्र में जनसुराज ने, अगर आप देखें, जब मैं कल बात कर रहा था रिपोर्टरों से, तो कई सारी सीटें ऐसी थी गया की जिसमें उन्होंने बड़े डॉक्टरों को टिकट दे दिया है और जिनका इम्पैक्ट है, जो वोट काट रहे हैं। तो नज़र उस पर भी होगी कि जनसुराज कितना और किसको डैमेज कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बेतिया की तरफ आ जाए तो यहाँ भी बड़ी फाइट होने वाली है। कल प्रशांत किशोर के जो विधानसभा है वहाँ भी वोटिंग है, वहाँ से रितेश पांडे उम्मीदवार हैं तो नज़र उन पर भी होगी। चनपटिया में मनीष कश्यप है वहाँ। और इसके अलावा आप देखिए तो इन 122 सीटों पर जहाँ कल चुनाव है वहाँ कम से कम 35 ऐसी सीट है जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो या तो एनडीए या महागठबंधन से बागी हुए हैं उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर वो भी इम्पैक्ट काम कर रहा है तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। चलिए, तो हमारे सहयोगी रजत हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश से एक नेता हैं और काफ़ी वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां खूब बटोरते हैं। राजभर साहब ने कह दिया कि महागठबंधन की सरकार बनती उनको दिख रही है। सहयोगी तो एनडीए के हैं, ऐसा कैसे लग गया उनको? देखिए, जो कि बात दूसरे चरण की हो रही है तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश का भी प्रभाव बहुत दिखेगा आपको। ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया कि उनको ये लगता है कि जो 60% से ऊपर का मतदान है और जो एक तरीके से 3 बार राजद की सरकार बनी 60% से ज़्यादा मतदान को लेके, तो उनको गूगल के हवाले से लगता है कि ऐसा है तो राजद की सरकार बन सकती है। हालांकि वो कह रहे बड़ा घाँच पेच है। खास बात यह है कि उनके कहने के पीछे ये भी वजह हो सकती है क्योंकि वो वहाँ पर एनडीए से बाहर खुद अकेले चुनाव भी लड़ रहे हैं कुछ सीटों पर। लेकिन जो बात सीमांचल की कर रहे थे इंद्रमोहन जी, उसमें खास बात देखने की, उत्तर प्रदेश के नेताओं की सक्रियता बहुत है उस पूरे इलाके में। इकरा हसन ने प्रचार किया दिनों रात, आप उनके रैलियों में भी भीड़ देखिए। जिस तरीके के भावुक प्रचार है कि क्या आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने या आप चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। उससे तगड़ी बात गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया जिसकी बहुत चर्चा हुई सीमांचल में। उन्होंने ये कहा जाकर कि आप बताइए कि ओवैसी के पास कितने सांसद विधायक हैं। मेरे घर पे मैं सांसद, मेरे भाई सिबातुल्ला विधायक, मेरा भतीजा मुन्ना विधायक, मेरा एक भतीजा यानी कि अब्बास अंसारी वो विधायक, मेरा भाई विधायक रहा। आप बताइए इतना खलीता में है पावर ओवैसी के। तो उन्होंने कहा, और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, तो उन्होंने ये बताया कि आखिर कहाँ है। इसके अलावा आप नाम लीजिए इमरान प्रताप गढ़ी, उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भावुक हैं।
राहुल गांधी तमाम मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस सीमांचल की बात कही जा रही है ओवैसी को लेकर, उन ओवैसी को लेकर इस बार कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ रही, लेकिन उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि ओवैसी को इसका फायदा ना हो। हालांकि इस चुनाव में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है दलित वोट। और जो बात लगातार ये है कि वो क्या राजद की तरफ जा रहा है। एक और प्रयास किया गया है ओवैसी की तरफ से, वो ये है कि मायावती जिन सीटों पर अच्छा लड़ रही हैं बसपा में, पिछली बार उन्होंने एक सीट जीती थी चैनपुर की, जमा खान की, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए और मंत्री बन गए, उस सीट पर के अलावा भभुआ की सीट जो है वहाँ पर एक कोशिश ये है कि ओवैसी की तरफ से कि बिना कहे एक समर्थन दे दिया जाए और दलित और मुस्लिम वोटों का एक गठजोड़ किया जाए। लेकिन अभी तक की जो मेरी अपनी रिपोर्ट है उसमें यह है कि इस बार राजद को महादलित और दलितों में वोट, यानी महागठबंधन को महादलित और दलितों का वोट मिल रहा है और ये नजर आ रहा है कि वोट सरप्लस करता नजर आ रहा है महागठबंधन। चुनाव जीतेगा हारेगा शायद 14 तारीख को पता चले, लेकिन मेरा अनुमान ये कह रहा है कि चाहे दूसरा चरण हो चाहे पहला चरण हो, राजद जो है वो कहीं ना कहीं राजद प्लस गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन वो वोट सरप्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें लगती हैं, जिस तरीके से आज तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उसका क्या है, वो क्यों ऐसा किया, उन्होंने क्या, उनको कुछ लग रहा है या भावुक अपील है, या आपने नाम लिया वीआईपी के मुकेश सहनी का फिर बयान देना कि हम तो यहीं डटे हुए जब तक सरकार नहीं बन जाएगा, इस तरह की पोस्टरिंग हो रही है। लेकिन अगर आप जमीन पर उतर कर देखेंगे और आप अगर ये कह रहे हैं कि सीमांचल में सिर्फ ओवैसी इस बार फैक्टर है, तो पिछली बार से ओवैसी का फैक्टर कम नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार के बाद से इस बार गठबंधन ने समझा है और फूंक के कदम, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्रचार है। मतलब आप ये समझिए कि लालू प्रसाद यादव नजर नहीं आ रहे हैं प्रचार के दौरान, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि तमाम मुस्लिम चेहरे जो पूरे देश में हैं, चाहे वो गठबंधन के जिस हिस्से के हों, वहां का सीमांचल में प्रचार कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी और जदयू से, उनको सीधा सीधा लेना ये देना है कि ओवैसी किसी भी कीमत पर वोट ना काटने पाए, क्योंकि ये वो चरण है जिसमें अगर महागठबंधन ज्यादा सीटें ले आता है तो शायद पिछली बार से बेहतर करता नजर आएगा। एक दो चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये जो सीमांचल की बात हो रही थी, देखिए एक प्रचार महागठबंधन ने ये भी किया है कि ओवैसी तेलंगाना में तो कांग्रेस के साथ हैं, वहाँ पर जुबली हिल्स का उपचुनाव था तो उसमें कांग्रेस के साथ, ओवैसी का पूरा पोस्टरिंग तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के पीछे खड़े होने का है, सपोर्ट करने का है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर ओवैसी को कांग्रेस से दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ कांग्रेस से फायदा उठाना है, और यहाँ दिक्कत है क्योंकि वहाँ भाजपा को जिताना है। ये आम जनमानस के बीच में बिठाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो इस चरण में जो गठबंधन के एनडीए के जो स्ट्रांग होल्ड है, मिथिलांचल और तिरहुत, इन इलाकों में प्रशांत किशोर का आप देखिएगा आशीष कि सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा। जो हम लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जो सर्वे सी वोटर ने पाया है कि प्रशांत किशोर के 10 वोटर में से 7 वोट जो है वो एनडीए खेमे से आ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो इलाके हैं जो एनडीए के स्ट्रांग होल्ड समझे जा रहे हैं, वहाँ प्रशांत किशोर इनको खास करके अपर कास्ट युवाओं के वोट में खासा डेंट पहुंचाएंगे, और इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। एक बात मैं और ऐड करता हूँ, चूंकि बात ओवैसी की हो रही थी, एक और बात बहुत तेजी से प्रचारित की जा रही है कि ओवैसी ने सीमांचल के मुसलमानों को गाली दी है। ये बात कांग्रेस और इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं। दो बातें, एक तो उनके एक प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से मन से एक विधायक उनके प्रत्याशी के लिए जिन शब्दों की बात की, और एक दो शब्द के इस्तेमाल किए गए जो इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको मूलतः वहाँ पे एविल कहा जाता है, यानी कि राक्षस या आप जो भी कह लीजिए, उसको लेकर ये प्रोपोगेट करने की कोशिश करना। जिस तरीके से मैथिली के वक्त ये कहा गया कि उन्होंने पाक का सम्मान नहीं किया, और पाक में इस तरीके से कि ओवैसी जो हैं वो मुसलमानों को, यानी सीमांचल के मुसलमानों को गाली दें। ये तमाम तरीके वही हैं कि आप वोट ना बंटने दें। बाकी तो चुनाव है आशीष भाई, आप जानते हैं कि चुनाव कैसे होता है। ठीक है, नहीं वो तो करवाएंगे, हम देख ही रहे हैं। हमारी सहयोगी ऋचा हैं। महिला वोट बैंक को लेकर के लगातार ये कहा गया कि पहले चरण में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग के दौरान हमने लंबी लंबी कतारें देखी। क्या ये बड़ा फैक्टर बनती हुई दिख रही है? और हर सवाल मतलब हर चर्चा में महिलाओं को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि 10,000 वाला इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है। पहले चरण की जिस तरह से वोटिंग रही, आपको लग रहा है कि दूसरे चरण में भी एनडीए की ये कोशिश रहेगी कि महिला वोटरों को
बूथ तक पहुंचाया जाए और सारे कार्यकर्ता इस दिशा में काम करेंगे। वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, एक तो एसआईआर की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को जो 10,000 मिले हैं ये भी एक जुड़ गया है सब्जेक्ट कि नहीं भाई 10,000 देने वाली सरकार है, आगे ये सरकार अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसको लेकर के क्या आपका ओपिनियन है? बिल्कुल आशीष, महिलाओं के वोट बैंक को ऐसे भी साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है और मुझे याद है 2020 के विधानसभा चुनाव में लास्ट फेज में ही महिलाओं ने खेल कर दिया था, तो इस बार भी ये मौका है एनडीए के पास। दूसरा, हम सीमांचल का इतना जिक्र कर रहे हैं कि सीमांचल के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो गैर भाजपाई हैं, कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं। और जो रीजन है इस बार सेकंड फेज़ में, जैसे आप तिरहुत ले लीजिए, अंग प्रदेश ले लीजिए, उधर सीमांचल ले लीजिए, मिथिलांचल ले लीजिए, दरभंगा ये साइड में, तो ये यहाँ पर 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब वो क्योंकि कांग्रेस के कोर वोटर हैं, आरजेडी को वोट देने वाले वोटर्स हैं, ऐसे में वहाँ पर एक तीसरा फैक्टर प्रशांत किशोर मुझे नज़र आता है आशीष, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव था तो प्रशांत किशोर थे नहीं, इस बार प्रशांत किशोर भी हैं। और मिथिलांचल में हालांकि एनडीए ने बहुत पकड़ बनाई हुई है और मिथिलांचल के जो वोटर्स हैं, जो हमारे चंपारण के वोटर्स हैं तिरहुत साइड में, वो एनडीए के प्रमुख वोटर्स आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर महिलाएं भी हैं। तो ये महिलाएं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किस तरफ करवट लेते हैं, इस पर चुनाव ज़रूर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आपको नजर आएगा। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने भी ये दावा खुद किया है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ झुक सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये देखना होगा कि वो एनडीए के अगर वोटर्स जो हैं, जो कम संख्या में मुस्लिम वोटर, क्या वो भी छिटक जाएंगे, या फिर जो महागठबंधन के वोटर्स है, कांग्रेस हो गया, आरजेडी के हैं, क्या उनको डेंट पड़ेगा, इस पर भी चुनाव डिपेंड करेगा। तीसरा, आपने वो पूछा था महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर, तो यहाँ पर 60% में से 1.5 जो है वो पसमानदा मुस्लिम है, और ऐसा माना जाता है बिहार में कि जो पसमानदा मुसलमान है उसकी महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार की वोटर हैं और नीतीश कुमार के सपोर्ट में हैं, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये पहुँच गए हैं महिलाओं के खाते में, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं। और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, बिहार में महिलाओं के क्षेत्र में खूब काम हुआ है। तो पसमानदा मुस्लिम, खास करके जो महिलाएं हैं, अगर वो अग्रेसिव वोट करती हैं तो यहाँ पर निर्णायक भूमिका होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लास्ट फेज भी ये दिखाएगा कि आखिर बिहार का जो अगला सीएम होगा वो कौन होगा। चलिए, तो न्यूज रूम में हम चर्चा कर रहे थे 122 सीटों को लेकर कि किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। आप कल कहीं मत जाइएगा, पूरे दिन हम चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको शाम में हम और भी चीजें विस्तार से बताएंगे, कल जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, समीकरण क्या कहते हैं और किसके पक्ष में यह चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। बहरहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।